नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजारनिया जागृति परिवार की ओर से विज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसा आप सभी के साथ में डिस्कस करा था उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। इसको अपन डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे क्या कि आज ही ये फिनिश कर दे अपन। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है और मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो इसको अपने को कैसे पढ़ना है। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थीय अवस्थाएं। पदार्थीय अवस्थाओं से रिलेटेड अपने बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वन बाय वन अपन सभी को प्रोसेस से कवर करेंगे। कैसे कवर करने वाले हैं देखो, बहुत इजी है, मेरे साथ साथ कैच करना आप लोग। क्या सबसे पहले तो मैं यदि आप लोगों को ऐसे बताऊं क्या कि ये जितने भी प्रकार की अपन पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे, ये पदार्थ की अवस्थाएं निर्भर किस पर करती है, किस पर डिपेंड होती है। तो दो प्रकार की चीजें आती है, एक तो तापमान और एक होता है आप लोगों का दाब। इस दाब को भी अपन आगे डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। आगे के जो भी अपने वीडियो जाएंगे वो दाब से रिलेटेड भी उनमें से कोई एक होगा। तो यदि आप लोगों को ऐसे पूछे कि पदार्थीय अवस्थाएं मेनली मुख्यतः निर्भर किस पर करी, तब आप लोग क्या बताओगे, तापमान व दाब पर निर्भर करती है। ठीक है ना दोस्तों। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि किसी भी पदार्थ की मूल या वास्तविक अवस्थाओं की संख्या कितनी है, तब आप लोग जवाब दोगे हमेशा कि साहब 3 है। कितनी है मूल या वास्तविक अवस्थाओं की संख्या? 3 प्रकार की मूल या वास्तविक अवस्थाएं हैं। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है मूल या वास्तविक अवस्थाएं? एक प्रकार की होगी अपने पास ठोस, दूसरी प्रकार की होगी अपने पास द्रव, और तीसरी प्रकार की हो गई अपने पास कौन सी? गैस। इसके आगे ऐसे लिख देता हूं मैं, सॉलिड, लिक्विड, और तीसरी प्रकार की जो अवस्था है उसका नाम है गैस। तो 3 प्रकार की मूल या वास्तविक अवस्थाएं होगी। अपन सारी प्रकार की आज तक कुल ज्ञात अवस्थाओं की भी बातें करेंगे, है ना। पहले उसका कुछ बेसिक से जान लेते हैं, बहुत इजी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। किसी पदार्थ की मूल या वास्तविक अवस्थाओं की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। कितनी हुई? 3। अपन इन तीनों को अलग अलग कैसे करेंगे ये भी तो अपने को पता होना चाहिए। अपन कैसे पता करेंगे क्या कि ये पदार्थ की अवस्था ठोस है या द्रव है या गैस है? तो विज्ञान वाला जवाब क्या कहता है, इनके ठोस, द्रव और गैस के विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं, उन अणुओं के अनुसार मैं क्या कर देता हूं, इन पदार्थ की अवस्थाओं को क्या कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। कैसे होती है अणुओं के अनुसार? मैं एक नंबर पे यहां पर लिखूंगा क्या? ठोस। दूसरे नंबर पर लिखूंगा मैं क्या? द्रव। और तीसरे नंबर पे आ जाएगी अपनी कौन सी? गैस अवस्था। अब देखो आप लोगों को बहुत बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन, क्या ठोस, द्रव और गैस की क्या कहानी है, इनके अणु कैसे कैसे होते होंगे। तो पदार्थ की इस अवस्था ठोस में उसके अणु ऐसे होते हैं। ये जो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जो अणु है, ठोस के जो अणु है वो पास पास है, आपस में चिपके हुए होते होंगे, तभी तो वो ठोस बन पाता होगा ना। कैच कर पा रहे हो ना सभी मेरे मित्र? ठीक है। द्रव के जो अणु होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं द्रव के अणु। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव के अणु थोड़े ठोसों से दूर दूर होते हैं, ठोसों के जितना पास पास नहीं होते। और गैस के अणु कैसे रहेंगे? गैस के अणु ऐसे रहेंगे, गैस के अणु ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ की मूल अवस्था इस ठोस में, कोई भी पदार्थ ठोस कब बन पाएगा? जब उसके अणु क्या होंगे? सर्वाधिक पास में होंगे, सर्वाधिक पास में होंगे ना। और सबसे ज्यादा दूर किसके होंगे? सबसे ज्यादा दूर किसके होंगे? सबसे ज्यादा दूर होंगे किसके? विजिबल है ना, सभी को दिख रहा है? वेरी गुड। और इस द्रव अवस्था में क्या होंगे? ठोसों से तो क्या होंगे? ठोसों से तो दूर होंगे, लेकिन गैसों के मुकाबले इनके अणु क्या होंगे? पास होंगे। तो अपन ने क्या करा, पदार्थ की अवस्थाओं को उनके अणुओं के अनुसार, इन मूल अवस्थाओं को उसके अणुओं के अनुसार अपन ने क्या करा, अलग अलग कर लिया। आज के बाद में कभी भी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को ऐसे पूछेगा क्या कि पदार्थ की वह कौन सी मूल अवस्था है जिसमें उसके अणु सर्वाधिक पास होते हैं, तब डायरेक्टली जवाब देना है आप लोगों को। और पदार्थ की वह कौन सी मूल अवस्था है, मूल या वास्तविक अवस्था, जिसमें उसके अणु सबसे ज्यादा दूर अर्थात बिखरे हुए होते हैं, तभी भी बता दोगे ना, तभी भी बता पाओगे। और यदि आप लोगों को द्रव का पूछेगा तब आप लोगों को ऐसे जवाब देना है, द्रव में उसके अणु क्या ठोसों से तो कम पास होते हैं, लेकिन द्रव की गैसों की अपेक्षा क्या अधिक पास में होते हैं। इसका मतलब क्या, ठोस और गैस के बीच की अवस्था द्रव हो जाएगी अपने। समझ रहे हो ना आप बात को? अणु के अनुसार यदि अपन इसको कैच करना चाहे तो कैच कर लोगे।
नहीं आएगी ना किसी को भी प्रॉब्लम। अब देखो अपने को क्या करना है, ये तो अपन ने क्या करा, इनका अणु के अनुसार पदार्थ की अवस्थाओं को अपन ने क्या करा, अलग अलग करा। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो मेरे साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इनके आकार और आयतन के अनुसार भी ये अवस्थाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती होगी। कैसे अलग अलग होती होगी, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कैच करना। कैसे इनके, देखो दो प्रकार की चीजों से भी अपन इनको अलग अलग कर सकते हैं, आकार और आयतन के अनुसार भी मूल या वास्तविक अवस्थाओं को अपन अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी करेंगे, देखो कैसे होगा। यदि सपोज करो क्या मेरे पास कोई भी ठोस है, जैसे सपोज करो ये डस्टर है, इस ठोस का एक निश्चित आकार है और एक निश्चित आयतन, कहने का मतलब इसने एक निश्चित स्थान घेर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां पर ऐसे टिक मार्क कर देता हूं क्या, कि ठोस पदार्थ वो होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब द्रव पदार्थों की क्या कहानी करेंगे, जैसे सपोज करो मेरे पास क्या, मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल में मेरे पास क्या है, पानी है, और वो पानी कितना है, 1 लीटर। तो उस पानी ने आयतन कितना घेरा है, 1 लीटर जितना ही तो घेरा होगा ना। उस पानी ने आयतन कितना घेरा, 1 लीटर जितना ही घेरा। इसका मतलब क्या, इस पानी को मैं इस बोतल में नहीं रख के यदि मैं जग में डाल दूंगा, तो अब की बार पानी ने पहले तो बोतल का आकार ले रखा था, और जग में डालते ये पानी किसका आकार ले लेगा, जग का आकार ले लेगा ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आयतन तो उतना ही था, आपने बोतल में डालो भले जग में डालो, वो 1 लीटर ही तो थी क्वांटिटी उसकी, 1 लीटर था ना वो पानी। लेकिन क्या, पहले तो उसने बोतल का आकार ले रखा था और अब की बार किसका ले लिया, जग का ले लिया। कहने का मतलब द्रव पदार्थों का कभी भी क्या, आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उनका आयतन हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। ये जो मैंने सही के टिक मार्क लगा रखे हैं उसका मतलब ये निश्चित है, और जो रॉन्ग मैंने क्रॉस लगा रखा है इसका मतलब अनिश्चित है। ऐसे ही देखो क्या, यदि अपन गैसों की बात करें, गैसों की बात करें तो कल्पना करो आप अपने डेली लाइफ में क्या, कि इस पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसें हैं, है ना, बहुत प्रकार की गैसें हैं ना, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की अक्रिय गैसें भी है, जिनके बारे में अपन रसायन विज्ञान में डिटेल्ड पढ़ेंगे। देखो क्या, यदि मैं आप लोगों को ऐसे पूछूं कि वायुमंडल में से मुझे ऐसे देख के बताओ क्या, कि नाइट्रोजन के आकार वाली गैस कौन सी है, वो गैस बताओ जिसका आकार नाइट्रोजन जैसा है। तो आकार से थोड़े ना अपन नाइट्रोजन को पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे ना। ऑक्सीजन को पहचान लोगे कि देखो वो जा रही है ऑक्सीजन वायुमंडल में, वो जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। इसका मतलब क्या, इन गैसों का क्या, आकार निश्चित नहीं होता है। और आयतन का मतलब क्या, ये कोई निश्चित स्थान नहीं घेरती है, कहने का मतलब इनका आयतन भी क्या, निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, इन जो मैंने इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनाई है आप अपने नोट्सों में सेम टू सेम ऐसा ही मेंशन करना, मोस्टली पूछा जाता है। बहुत इजी कंसेप्ट भी है। क्या अपन ने पहले तो क्या करा, पहले तो अणु के अनुसार इनको मूल अवस्थाओं को या वास्तविक अवस्थाओं को अलग अलग करा। अब की बार अपन ने क्या करा, अब की बार अपन ने क्या करा, आकार व आयतन के अनुसार, किसके अनुसार, उनके आकार व आयतन के अनुसार, एक तो आकार और दूसरा कौन सा, आयतन, इनके अनुसार पदार्थ की मूल या वास्तविक अवस्थाओं को अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि पदार्थ की मूल या वास्तविक अवस्था ठोस में क्या, उसका आकार व आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। अपने नोट्सों में ऐसे मेंशन करना है आप लोगों को, जल्दी जल्दी कैच करो, मेरे को फॉलो करो। क्या, कि पदार्थ की मूल अवस्था ठोस में क्या है, उसका आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, दोनों निश्चित है। द्रव में क्या हुआ, पदार्थ की मूल या वास्तविक अवस्था द्रव में, उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उस द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए उसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता। कहने का मतलब आकार अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन गैस की तरफ। पदार्थ की मूल या वास्तविक अवस्था गैस में, उसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते। इसका मतलब दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब अपन आगे की चर्चाएं करते हैं। ये मूल या वास्तविक अवस्थाओं की बात हो गई। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है, मोस्टली पूछा जाता है। देखो देखो मेरे भाइयों, बात है ऐसी क्या, जब जब आप लोगों को ऐसे पूछे कि मूल या वास्तविक अवस्थाओं की संख्या कितनी है, तब आप लोग 3 बता दोगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव, गैस। यदि
आप लोगों को ऐसे पूछे क्या कि आज तक कुल ज्ञात अवस्थाओं की संख्या कितनी है, कुल ज्ञात अवस्थाओं की संख्या कितनी है, कुल ज्ञात अवस्थाओं की संख्या कितनी है, तब आप लोगों का आंसर चेंज हो जाएगा। तब आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, तब आप लोगों का आंसर हो जाएगा 5, है ना। ठोस, द्रव और गैस, ये तीन तो अपने पास क्या, ठोस, द्रव और गैस, ये तो नेचुरल है, प्रकृति में विद्यमान है, भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है। इनके अलावा इसका मतलब दो अवस्थाएं और खोज ली होगी कि नहीं इंसानों ने, तो उन्हें दो अवस्थाओं के बारे में भी अभी अपन क्या डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो देखो आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, यदि आप लोगों को डायरेक्टली ऐसे पूछ ले क्या कि किसी पदार्थ की चौथी ज्ञात अवस्था का क्या नाम है, फोर्थ स्टेट कौन सी है किसी भी मैटर की, किसी भी मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, चौथी ज्ञात अवस्था का क्या नाम है, तब आप लोगों का जवाब हमेशा ये आना चाहिए, प्लाज्मा। बहुत अच्छे से ध्यान देना, मोस्टली पूछा जाता है। चौथी ज्ञात अवस्था का क्या नाम है, प्लाज्मा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं क्या कि इस प्लाज्मा अवस्था की, चौथी अवस्था की जो खोज करी थी वो इन भाई साहब ने करी होगी, सर विलियम क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स, और दूसरे भैया का नाम था इरविंग लैंगम्यूर। इन्होंने मिलकर पदार्थ की, किसी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज करी होगी, है ना। तो आज के बाद में आप लोगों को कभी भी ऐसे पूछे ना, कभी भी ऐसे पूछे क्या कि किसी पदार्थ की चौथी ज्ञात अवस्था का क्या नाम है, तब डायरेक्टली जवाब देना, क्या दोगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने करी, सर विलियम क्रुक्स और इरविंग लैंगम्यूर ने मिलकर करी। बता दोगे ना आप लोग, बता दोगे ना, मोस्टली पूछा जाता है। अब देखो क्या अपन ने क्या करा, अभी अपन अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे, तब डिटेल्ड आप लोगों का ये कवर होगा। टेंशन मत करो, आपके दिमाग में जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन सारों को अभी अपन कवर करने वाले हैं, मेरे साथ बने रहो। डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ से ऐसे ध्यान में रखना है कि चौथी ज्ञात अवस्था का क्या नाम है, समझ रहे हो ना। ऐसे यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि किसी पदार्थ की, किसी मैटर की फिफ्थ स्टेट का क्या नाम है, पांचवी अवस्था का क्या नाम है, तब आप लोग मेरे कहने से ये जवाब देना, पांचवी ज्ञात अवस्था का नाम है बीईसी। क्या बताओगे, बीईसी। इस बी से तो मैं बना देता हूं क्या, ये, इस ई से बना देता हूं क्या, ये, और सी से बना देता हूं क्या, विजिबल है ना, सभी को दिख पा रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको मैं लिख देता हूं क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या इस कंडेंसेट को शुद्ध मातृभाषा में कहा जाता है संघनी। देखिए मेरे भाइयों, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आप लोगों की क्या कि पदार्थ की, किसी पदार्थ की पांचवी ज्ञात अवस्था का क्या नाम है, तब डायरेक्टली आप लोग क्या जवाब देख पाओगे, बीईसी अवस्था। कौन सी अवस्था, बीईसी अवस्था। अच्छा, इस बीईसी अवस्था का नामकरण ही ऐसे पड़ा है कि इन लोगों ने मिलकर इसको खोजा होगा। आइंस्टीन ने अपने जमाने में कल्पना करी होगी कि ऐसा ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो पाता है। और बोस, ये बोस कौन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये एक भारत के वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था पूरा, सत्येंद्र नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस मत बता देना, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, बहुत बार आ जाता है ऑप्शन में, ऐसा ऐसा नहीं बताना है आप लोगों को, ठीक है ना दोस्तों। तो किसी पदार्थ की पांचवी ज्ञात अवस्था का क्या नाम है, बीईसी अवस्था। और ये जो बीईसी अवस्था है, इसका अपन ने क्या करा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टीन संघनी कहा जाता है। और ये किसी पदार्थ की पांचवी अवस्था ज्ञात करने में भारत के किस वैज्ञानिक ने अपना सहयोग व समर्थन दिया, तब उस भाई साहब का नाम बताना है आप लोगों को, सत्येंद्र नाथ बोस। बता पाओगे ना, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से कैच करो, मेरे को फॉलो करो, जल्दी जल्दी आप लोग समझ जाओगे इसको। तो अपन चौथी और पांचवी अवस्था की भी अपन ने बातें करी। अब इन चौथी और पांचवी अवस्था को भी अपन पहली, दूसरी, तीसरी अवस्थाओं के साथ कैसे सेट करते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, तो जल्दी जल्दी ध्यान में रखना। मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों को, क्या एक ऐसी लाइन बता देता हूं जिनमें आपके सारे फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को इस यूनिट में पहली लाइन बताई थी कि किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतया तापमान व दाब पर निर्भर करेगी। तो ये तापमान और दाब वाला भी कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं क्या,
इन अवस्थाओं को अब अपन एक ढांचे में सेट कर लेते हैं। किस अनुसार करेंगे? बढ़ते तापमान के अनुसार। बढ़ते तापमान के अनुसार अपन इन अवस्थाओं को क्या कर लेते हैं? सेट कर लेते हैं। अब देखना, थोड़ी देर ध्यान देना। यहां पर क्या, मैं एक नंबर लिख देता हूं, यहां पर सबको पता है क्या लिखूंगा? ठोस। ठीक है दोस्तों। 2 नंबर लिख देता हूं मैं, क्या क्या लिखूंगा? द्रव। और 3 नंबर लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा? गैस। इस ठोस के रूप में सपोज करो मेरे पास बर्फ है। समझ रहे हो ना आप? इस बर्फ को मैं धूप में रखूंगा या इसका मैं तापमान बढ़ाऊंगा, तब ये बर्फ कहीं ना कहीं पानी में, जल में परिवर्तित हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी। और इस पानी का यदि मैं और तापमान बढ़ाऊंगा, तब ये पानी वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि ठोस से जैसे जैसे अपन ठोसों का तापमान बढ़ा रहे हैं, इधर तापमान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अपने साथ क्या हो रहा है? पदार्थ अपनी अवस्था को खो रहा है। पहले तो वो बर्फ थी, वो ठोस अवस्था में थी। आपने जैसे ही तापमान बढ़ाया, इधर मैंने एरोसाइन लगा रखा है ना, इसका मतलब हुआ कि इधर मैंने तापमान बढ़ाया। तो तापमान को यदि मैंने बढ़ाया तो वो बर्फ किस में बदल गई? पानी में, जल में बदल गई। और यदि उस पानी को मैंने और गर्म करा और अधिक तापमान बढ़ाया, तब वो पानी वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ने लग गया। इतना कैच कर लोगे ना आप लोग? अब देखो क्या, यदि मैं इस पानी का, भाप का, वाष्प का यदि मैं और तापमान बढ़ा दूं, तब ये कोई पदार्थ अपनी इस गैसीय अवस्था से इस अवस्था को खोकर चौथी अवस्था में पहुंच जाता है। और उस चौथी अवस्था का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, क्या? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने करी थी? सर विलियम क्रुक्स तथा इरविंग लैंगम्यूर भाई साहब ने मिलकर करी होगी। अब इस प्लाज्मा अवस्था से संबंधित आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछेगा, उसके बारे में भी अभी अपन चर्चाएं करेंगे। तो देखो क्या हुआ, मैं जैसे इधर जा रहा हूं तापमान बढ़ रहा है, जैसे इधर जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तापमान बढ़ रहा है ना। इस प्लाज्मा अवस्था से संबंधित आप लोगों को मैं बता देता हूं डायरेक्टली, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स पे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या? एक तो आप लोगों को ऐसे बता दूं, क्या सूर्य और तारे जो होते हैं उनकी सतह का तापमान। अब मुझे आप लोग ऐसे बताओ, अब मुझे आप लोग ऐसे बताओ क्या कि मैं इधर गया तो तापमान बढ़ा, इधर गया तो तापमान बढ़ा ना, बढ़ा। इसका मतलब सूर्य की सतह का भी तो तापमान सर्वाधिक होता है। तो अपन किस में रखेंगे इसको? प्लाज्मा अवस्था में रखेंगे। या फिर आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है क्या कि कोई भी विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट या कोई CFL क्या? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोला जाता है इसको, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL। इसके तंतु का जो तापमान होता है, तंतु बोले तो इनके फिलामेंट का जो तापमान होता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण होता होगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभार, क्या कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट तंतु का तापमान पदार्थ की कौन सी अवस्था का प्रमाण है? तब डायरेक्टली जवाब क्या दोगे आप लोग? प्लाज्मा। वेरी गुड, वेरी नाइस। सूर्य और तारों की सतहों का तापमान कौन सी अवस्था का प्रमाण है? तब भी क्या जवाब दोगे? प्लाज्मा। किसी भी ट्यूबलाइट, CFL या विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान पदार्थ की कौन सी अवस्था का प्रमाण है? तब भी आप लोग क्या दोगे? जवाब प्लाज्मा। अब देखो, मैं इधर बर्फ पे था, ठोस पे था, मैं इधर गया, मैंने तापमान बढ़ाया। यदि मैं ऐसा करूं क्या कि इसको मैं ठंडा कर दूं, तो ये इस अवस्था में आ जाएगा। इसको और ठंडा करूं, यदि वाष्प या भाप को अपन एकत्रित कर लेते हैं तो पानी की बूंदों में जमा हो जाती है, वो हो जाती है ना। इस पानी को मैंने और ठंडा करा, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रीजर में, तब ये पानी बर्फ बन जाएगा। यदि इस बर्फ को भी मैं और ठंडा करूं, बर्फ से भी ठंडा करूं, मतलब न्यूनतम संभव तापमान तक यदि मैं इसको ले जाने की कोशिश करूं, तो पदार्थ अपनी इस ठोस अवस्था को खोकर इस अवस्था में आ जाता है। अभी मैंने 5वीं ज्ञात अवस्था का नाम बताया था ना। अब देखो भैया, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, ये तीर का चिन्ह लगा दिया मैंने। यदि मैं इधर जाऊंगा तो मेरा तापमान बढ़ेगा, और यदि मैं रिवर्स आऊंगा तो तापमान क्या होगा? घटेगा। तो बढ़ते तापमान के अनुसार अपन ने सेट कर लिया इनको। 3 मूल या वास्तविक अवस्था है, चौथी अवस्था इधर आएगी, इसका भी तापमान ज्यादा होता है, लेकिन 5वीं अवस्था कहाँ आएगी? ठोस से पहले इधर आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब मुझे यहाँ पर देख के आप लोग ऐसे सोचो दिमाग में, क्या
कि इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में यदि इनकी मैं बात करूं और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि सबसे न्यूनतम तापमान वाली, या फिर आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि सर्वाधिक ठंडी अवस्था, तब आप लोगों का जवाब क्या रहेगा? न्यूनतम तापमान वाली या सर्वाधिक ठंडी अवस्था, तब आप लोगों का क्या आंसर रहेगा कि ये BC रहेगा, क्योंकि आगे आगे अपन जैसे जा रहे हैं तापमान बढ़ रहा है, और ये तापमान कहां तक बढ़ रहा है? यहां तक बढ़ रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि सर्वाधिक तापमान वाली अवस्था, सर्वाधिक तापमान वाली अवस्था बोल सकते हैं ना मित्रों। आप लोग खुद भी तो जज कर सकते हो, अपन ने क्या तापमान के अनुसार इनको सेट कर दिया ऐसे ही। तो न्यूनतम तापमान वाली अवस्था कौन सी हुई, बता दोगे ना? या सर्वाधिक ठंडी अवस्था, ये सर्वाधिक ठंडी है, तो सर्वाधिक गर्म कौन सी होगी? सर्वाधिक गर्म अवस्था कौन सी होगी? ये होगी प्लाज्मा। सर्वाधिक गर्म अवस्था भी बोल सकते हो आप इसको, बोल दोगे ना? नहीं है प्रॉब्लम, कर लोगे ना कैच? वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो क्या हुआ है, आप लोगों को इसमें और क्या एडवांस स्टडी करनी है। BC का मैंने पूरा नाम बताया था अभी कुछ टाइम पहले, जब अपन क्या कुल ज्ञात अवस्थाओं की बातें कर रहे थे, तब मैंने कहा था इस BC का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनी, ठीक है ना। और ये बोस जो था वो कौन सा बोस था? भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और ई का मतलब आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस अवस्था को BC नाम दिया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, वास्तव में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले प्रयोगों के आधार पर सबसे पहले बात है सन 2001 की। USA के 3 वैज्ञानिक थे, उन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 2001 में इस BC अवस्था को प्राप्त करा था। USA के 3 वैज्ञानिक थे, उन तीनों ने मिलकर इस BC अवस्था को प्राप्त करा था, जिनके कारण उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया होगा। उन तीनों वैज्ञानिक का, USA के तीनों वैज्ञानिक का नाम था, मैं बता देता हूं आप लोगों को, एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले, और तीसरे भाई साहब थे कार्ल ई वेमेन। इन तीनों ने मिलकर पहली बार प्रयोगों के आधार पर पहली बार इसका प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन देखें तो सन 2001 में USA के इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस संयुक्त रूप से इस BC अवस्था को प्राप्त करा था, जिनके कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आप लोगों के पहले भी नाम आया था, किससे रिलेटेड? क्या मिला इनको? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला इनको? नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, कौन से कंट्री में दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, ऐसे भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसके लिए आप हमारे जीके का जो सेशन है अजय दुबे सर का, बहुत अच्छे से आप उसको फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं आप लोग। यदि अभी ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, कुछ टाइम बाद में जैसे पुरस्कारों से रिलेटेड बात होगी आने वाले समय में, तब आप उन वीडियोज को भी देखिएगा, ये कवर हो जाएगा। आप लोगों की बेसिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, कुछ देर मेरे को सुनो ध्यान से। क्या ये नोबेल पुरस्कार है ना, ये नोबेल पुरस्कार एक भाई साहब है जिनका नाम है ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनकी पुण्य स्मृति पर दिया जाता है। इसकी डेट भी फिक्स होती है मेरे दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मिलता है। कब मिलता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और संपूर्ण क्षेत्रों को मिलाकर यदि अपन बात करें तो कुल 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसी भाई साहब ने सबसे पहले दुनिया के लिए एक विस्फोटक बनाया था, उस विस्फोटक का नाम था डायनामाइट। अपन आगे चर्चाएं करेंगे इस डायनामाइट की। जब अपन रसायन विज्ञान में विस्फोटकों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार के गन पाउडर, बारूद वगैरह विस्फोटक आएंगे ना, तब अपन डायनामाइट के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना, उस देश का नाम है, ये नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, है ना। और स्वीडन में कहाँ, यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले, स्टॉकहोम, क्या बताओगे? स्टॉकहोम, है ना। लेकिन इन 6 पुरस्कारों में से एक शांति वाला जो पुरस्कार है, वो शांति का पुरस्कार नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है।
ऐसे ऐसे कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में मेंशन करवा दी। अरे सर ये क्या खिचड़ी बना दी, कुछ समझ में नहीं आया। देखो मेरे भाइयों, अपनी बात थी यहाँ पर किसी पदार्थ की आज तक कुल ज्ञात अवस्थाओं में यदि आप लोगों को बात करें कि सर्वाधिक ठंडी अवस्था कौन सी है या न्यूनतम तापमान वाली अवस्था कौन सी है, तब मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। इसका पूरा नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और उस बोस का पूरा नाम पता होना चाहिए क्या, सत्येंद्र नाथ बोस। वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसे ही चलते रहो। ये तो अब देखो इस अवस्था को प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सन 2001 में यूएसए के 3 लोगों ने मिलकर खोजा था। क्या उनका नाम था, एरिक कार्नेल, उल्फगैंग कैटरले और कार्ली वेमेन। 2001 की बात है, जिनको संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। फिर मैंने नोबेल पुरस्कारों की आप लोगों को कुछ कहानी बता दी। क्या कि एक थे वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। उन्होंने उनकी पुण्य स्मृति पर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और ये 6 क्षेत्रों में मिलता है। और नोबेल पुरस्कार जहां दिए जाते हैं उसका उस कंट्री का नाम है स्वीडन। स्वीडन में कौन सी जगह, स्टॉकहोम। 5 क्षेत्रों का तो यहाँ मिलता है, एक शांति वाला नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। और इसी भाई साहब ने, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने दुनिया के लिए सबसे पहले विस्फोटक बनाया था। ये तो ठंडी अवस्था की बात हो गई। गर्म अवस्था के लिए यदि आप लोगों को कभी भी वो पूछेगा तब क्या बताओगे, क्या कि किसी पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्थाओं में सबसे अधिक तापमान वाली या सर्वाधिक गर्म अवस्था कौन सी है, तब मेरे कहने से आप लोग ऐसे बताना, क्या, प्लाज्मा। समझ रहे हो ना। और इस प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने करी थी, मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, सर विलियम क्रूक्स और इरविंग लैंगम्यूर ने मिलकर करी थी। इसके उदाहरणों की बात करें तो सूर्य और तारों की सतहों का तापमान, किसी भी विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट या सीएफएल की फिलामेंट अर्थात तंतु का तापमान, ये इसी अवस्था की क्या है, उदाहरण है। मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहना। ये अपन ने कुछ पदार्थ की अवस्थाएं, कहने का मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग बहुत प्रकार की बातें पूछ ली। आप सोच रहे होंगे शुरू में धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत फास्ट चल रहे। आप लोगों की फरमाइश के अनुसार ही कार्यक्रम हो रहा है कि मुझे विश्वास है पूरा कि आप जल्दी जल्दी कैच करते हो। सब इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जुड़े हुए हो और कोशिश किया करो अपने जो भी आप लोगों के इंटरेस्टेड, इच्छुक, जो जिनको नीडेबल है, ऐसे लोग जिनके पास से वीडियो शेयर भी किया करो। सभी का भला हो, कल्याण हो, अच्छी बात है ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो, क्या यदि मैं बात करूं कि इन अवस्थाओं का परिवर्तन भी तो हो सकता है। कि अपन ने तापमान बढ़ाया था अभी कुछ टाइम पहले, तब पदार्थ अपनी अवस्था खो रहा था, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए और बने रहो, तो इन पदार्थ की अपन अवस्था परिवर्तन करेंगे और वो अवस्था परिवर्तन केवल और केवल मूल या वास्तविक अवस्थाओं का करेंगे। तो अवस्था परिवर्तन कैसे होगा, मेरे साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी कैच करना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखो, क्या जो आप डेली लाइफ में करते हो ना, वही सब अपन यहाँ पर करने वाले हैं, वही तो सब करेंगे अपन यहाँ पर। देखो, क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या, ठोस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या, द्रव, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या, गैस। ये 3 प्रकार की अवस्थाओं की बात होगी, मूल या वास्तविक अवस्थाओं की। इन 3 मूल या वास्तविक अवस्थाओं का अपने को परिवर्तन करना है ना। लेकिन साथ में अपन क्या कर लेते हैं, उदाहरण भी ले लेते हैं। क्या कि सपोज करो ठोस के रूप में आपके पास बर्फ है, होती है ना ठोस। हाँ, कभी कुल्लू मनाली गए हो, है ना। हाँ, वो आपने बर्फ से फेंक के खेला हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, है ना। बहुत अच्छी जगह है, जाना कभी। द्रव की बात करें तो मैं पानी, जल, जो आपकी इच्छा है वो मान लो यहां पर लिख देता हूं मैं। और गैस की बात करें तब मैं यहां पर भाप या वाष्प लिख देता हूं। अब देखो मेरे मित्रों, क्या मैंने क्या करा, इस बर्फ का तापमान बढ़ाया, तब ये बर्फ क्या गल के पानी जल में परिवर्तित होगी। इसका मतलब बर्फ गली ना, तभी तो तापमान बढ़ाया होगा, तभी गली होगी। तापमान आपने बढ़ाया होगा तभी गली होगी। तो कहने का मतलब क्या, गली। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है गलनांक। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि उस प्रोसेस का नाम बताओ क्या है। ऐसे ही देखो, क्या मैंने उस पानी का और तापमान बढ़ाया, उस जल का और तापमान बढ़ाया, तो पानी, वो जल भाप या वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा ना, क्या बनकर, वाष्प बनकर। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, वाष्पीकरण या क्वथनांक प्रोसेस। मेरे साथ साथ कैच कर रहे हो आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, बहुत जल्दी कैच कर लोगे।
ठीक है ना। बर्फ का तापमान बढ़ाया, वो गली, गलनांक पानी में बदल गई, पानी का तापमान बढ़ाया, वो भाप या वाष्प बनकर उड़ा, तो इसको अपन ने वाष्पीकरण या क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट। आप बोल सकते हो ना, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट आने वाला है आप लोगों का। क्या यहां पर देखो, क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि ये बर्फ पानी में ही जाए, पानी भी तो बर्फ बनता है। तो पानी का बर्फ कब बनेगा, जब इसकी हिम, आइस क्यूब, याद आ रहा है ना, लेते हो ना काम में। देखो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है क्या, हिमांक या पानी का जमाव बिंदु। क्या कहा जाता है इसको, हिमांक या पानी का जमाव बिंदु। फिर यदि आपने इसका रिवर्स प्रोसेस कर लिया तो भैया इसका भी करो। फिर ऐसा भी तो हो सकता है, उस भाप या वाष्प को अपन बादलों के रूप में एकत्रित करके पानी अर्थात जल की बूंदों के रूप में वर्षा भी तो करवा सकते हैं, तो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है संघनन। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्टली पूछा जाता है। बादलों का बनना, बारिश का होना, कौन से वाले प्रोसेस अवस्था परिवर्तन पर आधारित है, तब आप लोगों को ऐसे जवाब देना है, संघनन, है ना। यहाँ पर इस वाले प्रोसेस में वाष्पीकरण, क्वथनांक बोलो बोले संघनन बोलो, यहाँ पर कुछ लेटेंट हीट होती होगी, गुप्त ऊष्मा, जिसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे ऊष्मा वाले चैप्टर में, जिसके कारण ऐसा प्रोसेस हो पाता होगा, है ना। तो बादलों का बनना, बारिश का होना, संघनन प्रोसेस पर आधारित होता है। अब देखो, अब एक प्रकार का केस और बच गया, भैया मैं तो डायरेक्टली यहां जाऊंगा। कहने का मतलब क्या, मैं ठोस से द्रव में नहीं जाके डायरेक्टली किस में जाऊंगा, गैस में जाऊंगा। इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यदि आप यहां से ठोस से सीधा गैस में चले गए तो भैया इस गैस से वापिस आप इस ठोस में भी तो आ सकते हो। इस वाले प्रोसेस को आप लोग समझने के लिए ऐसा बोल सकते हो, उल्टा ऊर्ध्वपातन। मजा नहीं आया तो इसका मैं नाम बता देता हूं आप लोगों को, आप इसको ये भी बोल सकते हो निक्षेपण, बोल सकते हो ना निक्षेपण। ऐसे बहुत प्रकार के आप लोगों को क्या अवस्था परिवर्तन के बारे में ज्ञान हो गया। यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बता देता हूँ। क्या यहाँ से कभी कभार एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्टली यहाँ से पूछेगा आप लोगों का, बादलों का बनना कौन सी अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है, बादलों का बनना कौन सी अवस्था परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। तब इस उदाहरण को आप लोग ध्यान में रखना, संघनन। बादलों का बनना कौन सी अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है, संघनन। और यहाँ से भी बहुत प्रकार के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के मैं उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कपूर की गोली, है ना, सुना है ना नाम, कपूर की गोली। और आप लोगों को बता दूं मैं अमोनियम क्लोराइड, क्या बोला जाता है इसको, नौसादर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नौसादर। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है यदि मैं उसकी चर्चाएं करूं तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का नाम सुना है ना आप लोगों ने। यदि और उदाहरणों की बात करें अपन तो नेप्थलीन भी इसका उदाहरण है, आयोडीन भी इसका उदाहरण है। अरे भैया आप इतने उदाहरण बता रहे हो, ये है किसके, ये मेरे भाई ऊर्ध्वपातन के, सब्लिमेशन के है। आयोडीन भी इसका उदाहरण होता है, एंथ्रासीन भी होता है, शुष्क बर्फ भी होती है, बहुत प्रकार के है, बहुत प्रकार के। मैं सारों को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, एंथ्रासीन, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जिसको आप बोलते हो, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, नाम सुना है ना, सॉलिड CO2, शुष्क बर्फ, सॉलिड CO2। आगे अपन रसायन विज्ञान में इसको डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत प्रकार के उदाहरण होते हैं ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड आप लोगों के, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, सैलिसिलिक अम्ल हो गया। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मर्क्यूरिक क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। इतने उदाहरण क्यों लिख रहा हूं, पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, है ना। सैलिसिलिक अम्ल, इतने प्रकार के उदाहरणों के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैं केवल 2 अवस्थाओं के आप लोगों को उदाहरण बताए हैं यहाँ पे। संघनन का ध्यान रखना, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बादलों का बनना पदार्थ की कौन सी अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है, तब डायरेक्टली आप जवाब दे देना क्या, संघनन। बता दोगे ना, वेरी गुड, वेरी नाइस। वेपोराइजेशन कहा जाता है इसको। अब देखो क्या, ठोस से द्रव में नहीं जाके सीधा गैस में गए, इस वाली अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या क्या है आप डायरेक्टली बता देना। यदि आप लोगों को कोई पूछे तो क्या बताओगे, कपूर की गोली, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर NH4Cl भी कहा जाता है, नेप्थलीन, आयोडीन, है ना, एंथ्रासीन, शुष्क बर्फ,
ये सारे के सारे प्रकार के नेपथलीन, आयोडीन, एंथ्रासिन, शुष्क बर्फ, मर्क्यूरी क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल, इतने उदाहरण आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करके जाना। कोई सा भी पूछ लेता है वो, है ना, कोई सा भी पूछ लेता है। जो मैंने शुरू में मेंशन कर दिए वो आज तक सबसे ज्यादा बार आए भी हैं, वो आज तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए, तो ध्यान रखना इस प्रकार की चीजों की भी, है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट समय समय पर आप लेते रहा करो, कहीं मेरी बातों में फंस जाओ और फिर ये लो सर चले गए, तो पॉज करके डायरेक्टली वहीं पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखिए लंबा तो नहीं हो गया मामला, बैठे बैठे पक गए, है ना। चंद मिनटों का समय है, कुछ देर इससे रिलेटेड, अवस्था परिवर्तन से रिलेटेड आप लोग क्वथनांक, गलनांक, जो भी आप लोगों के साथ में शब्द आए उन पर किसी न किसी चीज का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता होगा। तो इस क्वथनांक और गलनांक पर किन किन चीजों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूं, अपने नोट्सों में मेंशन कर लेना, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को, कि जिन जिन चीजों का इस क्वथनांक गलनांक पर जिन जिन चीजों का जिस पर जो इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट के बारे में अपन बातें करेंगे। समझ रहे हो ना। पहला प्रभाव, यदि आप अशुद्धियों की मात्रा मिलाओगे, किसी भी प्रकार की इंप्यूरिटीज अशुद्धियां मिलाओगे, तो अशुद्धियां मिलाने पर आपके साथ में क्या होगा, देखो अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक क्या होगा आप लोगों का, गलनांक बोल दो, भले हिमांक बोल दो, आप लोग समझने के लिए अभी कुछ टाइम के लिए हिमांक घट जाता है, गलनांक घट जाता है, जबकि उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अशुद्धि के साथ में मैं ऐसे लिख दूं क्या, कि ये क्वथनांक, तो अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना आप लोगों का। और हिमांक और गलनांक बराबर होते हैं, तो मैं यदि इनकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे नोट्सों में मेंशन कर लोगे ना आप लोग, कर लोगे ना आप लोग नोट्सों में मेंशन, वेरी गुड। एक तो इस चीज का प्रभाव पड़ा। दूसरा में यदि मैं बात करूं प्रेशर, दाब, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। ये जो मैं आप लोगों को इफेक्ट बता रहा हूं, प्रभाव, यहां से क्वेश्चन आए भी हैं और आने के पूरे चांसेस है, तो मोस्टली पूछ ले जाते हैं। तो दाब का क्या गलनांक और क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता होगा, उन सब बातों को अपन कवर करने वाले हैं। तो मेरे को कुछ टाइम के लिए सुनो। देखो भैया, जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं क्या, यदि आपने ठोस से उसको द्रव में बदला और यदि वो पदार्थ सिकुड़ जाता है, अब आप बोलोगे कि साहब क्या सिकुड़ता है, हमें तो नहीं पता, ठोस से द्रव में मैंने बदला तो मेरे साथ क्या सिकुड़ा होगा। तो ठोस से द्रव में बदलने पर बर्फ और ढलवां लोहा, ये चीजें क्या हो जाती है, ढलवां लोहा, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ठोस से यदि आप लोगों ने इनको द्रव में बदला तब ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो क्या होगा, इनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि आप लोग इनका दाब, यदि आप लोग क्या करोगे, बढ़ाओगे, तब इनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि दाब का गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने वही तो बताया है क्या, कि यदि ऐसे पदार्थ जिनको ठोस से द्रव में बदलने पर जो सिकुड़ जाते हैं, जैसे बर्फ या ढलवां लोहा हुआ, तब उनका यदि आप लोग दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है, उनका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब इसका उल्टा काम कर लो, उल्टा काम क्या हुआ, ऐसे पदार्थ जिनको आप ठोस से द्रव में बदलोगे, लेकिन अब की बार वो सिकुड़ेंगे नहीं, क्या फैलेंगे, अब की बार क्या करेंगे, वो फैलेंगे। यदि ठोस से द्रव में बदलने पर ऐसे पदार्थ जो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तब उनके गलनांक के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनका जो गलनांक होगा वो दाब के बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, है ना। अब यदि इस केस में आप लोगों का दाब बढ़ा, दाब यदि आप लोगों का बढ़ा, तो उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विजिबल है ना, सबको दिख पा रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे देखो, बहुत प्रकार की चीजों के बारे में अपने को, इसके प्रभाव के बारे में कुछ चर्चाएं करनी है। दो चीजों के प्रभाव का ध्यान रखना, अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियों की मात्रा मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि हिमांक या गलनांक घट जाता है। दाब की यदि मैं बात करूं, तो ऐसे पदार्थ जो ठोस से द्रव में बदला तो और वो सिकुड़े कौन कौन से, बर्फ मान लो, ढलवां लोहा मान लो, तब उनका दाब बढ़ाओगे तो गलनांक कम होगा। और यदि ठोस से द्रव में बदलने पर कोई पदार्थ फैलता है, तब उसका दाब बढ़ाओगे तो उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। अब देखो, क्या आयतन वाला भी कंसेप्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आयतन के साथ इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, तब आप लोगों को मेरे साथ साथ कैसे कवर करना है। जिन पदार्थों को अपन गर्म करते हैं, कहने का मतलब गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा।
गर्म करने पर आयतन, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ेगा, अब यदि आप लोगों ने दाब बढ़ा दिया तो उनका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हर जगह मैंने प्लस प्लस लगा दिए। कहने का मतलब क्या हुआ, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ा तो दाब के बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो गया, दाब भी बढ़ा तो गलनांक भी क्या हो गया, बढ़ गया। यदि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे घी हो गया आप लोगों का, जैसे मोम हो गई, ऐसे ऐसे उदाहरणों के बारे में आप लोग ध्यान में रखा करो। अब इसका उल्टा कर दो, अब इसका एक प्रोसेस उल्टा कर दो, क्या कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटेगा तो दाब कम करने पर उनका क्या, गलनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब की बार यदि आप लोग आयतन कम की बात करोगे तो दाब कम करने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे ऐसे ध्यान में रखना है आप लोगों को, है ना। पूछ लिया जाता है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आप लोगों को सबको विजिबल है, शायद दिख पा रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसका उदाहरण यदि आप लेना चाहो तो आप बर्फ ले सकते हो। क्या ले सकते हो, बर्फ ले सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार के द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्वथनांक के साथ दाब का क्या प्रभाव है, क्वथनांक के साथ दाब का क्या प्रभाव है, दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्वथनांक और जो संघनन ताप होता है वो क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। इतने प्रकार के प्रभावों के बारे में जाना, इतने प्रकार के प्रभाव के बारे में जाना आप लोगों ने। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को, यदि ऐसे पूछ ले आप लोगों को क्या कि हमें तो ताप का भी प्रभाव बताओ कि ताप का इन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, तो आपको पता है क्या कि द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। यदि ताप बढ़ाओगे तो पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, उड़ेगा ना। और वाष्पन, अब देखो वाष्पन की दर में वृद्धि हुई तो उस द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होगी। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि वाष्पन की दर सर्वाधिक कहां होती है, तो क्वथनांक पर अधिकतम होती है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार के द्रव का यदि आपने तापमान बढ़ाया तो वो द्रव जल्दी वाष्पित हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। कहने का मतलब उसके वाष्पन की दर भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना। एक और प्रभाव बता देता हूं जो मोस्टली आप लोगों को पूछ लिया जाता है कभी कभार, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आर्द्रता कम होगी, इसको मैं यदि मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का मतलब मैं जहां जहां प्लस और माइनस शो करें, प्लस का मतलब अधिक और माइनस का मतलब कम। तो आर्द्रता जब कम होती है ना, तब वाष्पन की दर बहुत अधिक होती है। देखो कैसे रिलेशन बन गया, वाष्पन की दर क्या होगी, अधिक होगी। आर्द्रता कम तो वाष्पन की दर क्या, अधिक हो जाएगी, है ना। और ऐसा यदि होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी जल, कोई भी पानी अत्यंत शीघ्र गति से वाष्पित हो जाएगा। समझ रहे हो ना। और यदि आप लोगों ने वायुमंडल में व्याप्त उस वायु की आर्द्रता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब मुझे ऐसे बताओ उस वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगी भैया। कहने का मतलब उस वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीमा हो जाती है। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, ये संपूर्ण पदार्थ की अवस्थाएं और अवस्था परिवर्तन से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा शेयर करा है। कोशिश करो इन सब बातों को आप भी समय रहते हुए कैच करने की। फिर अब अपन क्या करेंगे, आगे के टॉपिकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।